हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स मेजर पेपर है। आप सभी का यह सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर हमने पिछले वीडियो में देखा और आप सभी को एलिमेंट्री स्टैटिक्स से रिलेटेड यदि नोट्स चाहिए या बुक के पीडीएफ चाहिए तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में एलिमेंट्री स्टैटिक्स में देख सकते हैं। पूरे यूनिट से पूरे चैप्टर जो हैं अपलोड हुए हैं। आप सभी को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें किस यूनिट से किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, पूछे गए हैं और इस बार उन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चंस आ सकते हैं या कुछ इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अभी फ़िलहाल आप सबके लिए पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन आपको पता है दिए रहते हैं। 2 घंटे का समय है, 75 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यह सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होता है, जो कि 5 दिए होते हैं। 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 ये करने होते हैं। तो इसके हमने क्या किया है कि आंसर इसका मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। और अगर यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पहला पूछा है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो आपका ये पहले यूनिट से ही क्वेश्चंस कर दिया कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर बी है न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सैंपल। ठीक है, न्यायादर्श को ही निदर्शन या सैंपल कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। डी है सांख्यिकी माध्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई स्टैटिस्टिकल एवरेज। फिर है ई सहसंबंध से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाई कोरिलेशन। तो यहाँ पे आप सभी को इन सब क्वेश्चंस के आधार पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप सभी बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अब वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन, तो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगर यदि नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी के लिए आपके 6th सेमेस्टर में यह चैनल आपके लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि 6th सेमेस्टर के भी सभी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ पीवाई की सॉल्यूशन के साथ साथ आप सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मिलेंगे। आपका इवन सेमेस्टर है तो ऑप्शनल होगा, उसमें ओएमआर शीट पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें ऑप्शनल है। तो उसमें हज़ारों क्वेश्चंस आप सबके लिए एमसीक्यू लेकर मैं आऊँगी। तो फिलहाल अभी 5th सेमेस्टर देखते हैं, फिर आएंगे हम 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर के सिलेबस के साथ, पीवाईक्यू के साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मिलेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। 8 में से आपको 5, कोई भी 5 करने होते हैं। आपके ऊपर है, आप जो भी चॉइस करें कि मुझे या कोई इनमें से कोई 5 करना है, तो आप 8 में से कोई भी 5 कर सकते हैं। 3 छोड़ना होता है। ठीक है, 3 छोड़कर बाकी 5 आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है उसको स्पष्ट कीजिए। फिर बी है प्रचाल और प्रतिदर्श के बीच अंतर बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद सी है समंकों में बिंदु रेखीय प्रदर्शन का महत्व समझाइए। डी है निम्न समंकों के से माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। और आप सभी को बता दें कि यदि आपको हिंदी ना समझ आए, एक बार आप हिंदी भी पढ़ा करिए और एक बार इसका इंग्लिश भी देखा करिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो है, हिंदी कभी कभी नहीं समझ आता है लेकिन इंग्लिश समझ आ जाता है।
तो आप सभी यह ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश जरूर समझिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रचाल और प्रतिदर्श के बीच अंतर, तो पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स, आप प्रचाल और प्रतिदर्श अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रचाल होता क्या है। प्रतिदर्श तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि सैंपलिंग के न्यायदर्श के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ये प्रचाल होता क्या है। तो पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स आप अगर यदि इंग्लिश पढ़ लिए तो समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर भी आगे इसी वीडियो में लेकर आऊँगी, बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। डी है दिया है यहाँ पर समंकों के माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको डाटा आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा के माध्यम से माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। फिर है ई, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है। क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में डिफरेंस क्या होता है ये बताना है आपको। फिर सबसे बड़े मूल्य की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे छोटा मूल्य और विस्तार गुणांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको विस्तार गुणांक और बड़ा मूल्य ज्ञात करना है। छोटा मूल्य दिया है तो बड़ा मूल्य आपको प्राप्त करना है। तो इसका सलूशन भी मैं अभी लेकर आऊँगी। आगे देखते हैं। जी है, सहसंबंध तथा सामंजस्य में अंतर कीजिए। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब देखिए रिग्रेशन, यहाँ पे समाश्रय, तो ये समाश्रय रिग्रेशन होता है, प्रतिगमन होता है, प्रतिगमन को ही रिग्रेशन कहते हैं और समाश्रय कहते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी वर्ड से आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ इसका समाश्रय मतलब प्रतिगमन, रिग्रेशन अगर आप यदि इंग्लिश देख लिए तो रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन आप समझ जाएंगे कि यहाँ प्रतिगमन और सहसंबंध में डिफरेंस करने को बोल रहा है। आगे देखते हैं। एच है, कार्ल्स रेडी के प्रमुख संगठन कौन कौन से होते हैं। ठीक, उसके बाद अब सेक्शन सी आ रहा है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 आपको करना होता है। ठीक है, वर्ड लिमिट 400 शब्द होते हैं। आप 400 से अधिक अगर यदि आप जो भी आपका आंसर है अधिक जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कम भी चलेगा, लेकिन आपका ऐसा होना चाहिए कि 400 वर्ड के बीच में क्वेश्चंस जो है लिखे होने चाहिए, 3 से 4 पेज में। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसूची के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अनुसूची के विभिन्न प्रकारों की विवेचना के लिए आपको अनुसूची के बारे में जानना होगा। फिर आगे देखते हैं। दूसरा बी दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसको मापने की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। आगे नेक्स्ट है। सी है, निम्न सारणी से प्रमाप विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो कैलकुलेशन जो दिया है आपको, वेरिएशन के सवाल भी कुछ दिए होंगे आपको, सिद्धांत के साथ साथ वेरिएशन के भी क्वेश्चंस आएंगे करने को। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका सेक्शन सी है तो सी में 4 क्वेश्चन पूछते हैं तो चारों वेरिएशन ही दे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा कभी। 2 आपको वेरिएशन दे सकता है और 2 आपको थ्योरी दे सकता है। अगर जिसे वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशन करे और थ्योरी जिसे आ रहा है तो वो थ्योरी करे। लेकिन अगर आपको वेरिएशन करना है तो आपको एकदम स्टैटिक्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस तरीके से लगाया जाता है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन वगैरह का आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए। एक छोटी से छोटी चीज़ भी मतलब उसमें आपको पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला और इसका यूज कहाँ हम करेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन देखिए, आपका एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करते समय आपको हर एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है जिसके ज़रिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप थ्योरी ही लिख लें। ठीक है, तो मैंने भी 2 थ्योरी 4 क्वेश्चन ये दिया था तो मैं 2 थ्योरी लिखती थी। क्वेश्चन जो है वेरिएशन वाला, कैलकुलेशन वाला, ये तो आ रहा था, पर लेकिन डाउट यह था कि कहीं आंसर अगर सही नहीं हुआ तो सिर्फ स्टेप मार्किंग मिलेगी और पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको इसमें स्टेप मार्किंग मिलती है, मतलब अगर आप वेरिएशन कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने स्टेप जो किया है, जो वेरिएशन निकाला है आपने, मेथड जो लगाया है, फार्मूला वगैरह, उन सब का अगर सटीक फार्मूला वगैरह लगाया है तो मिल सकता है, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा। और थ्योरी लिख देते हैं तो आपको 20 में से 10 में से कुछ मिल सकते हैं। आगे देखते हैं। डी दिया है, निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दोनों सामेस्टर समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी ये चौथा है जो ये भी क्या है, वेरिएशन ही है, तो हम वेरिएशन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम सेक्शन ए से चलेंगे, सेक्शन ए के आंसर से चलेंगे। यह मैंने नोट पॉइंट किया है। ठीक है,
तो एलिमेंट्री स्टैटिक्स की हिंदी होती है प्रारंभिक सांख्यिकी। आगे देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस दिया है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए बोल रहा है, तो सांख्यिकी के अर्थ के साथ साथ उसकी परिभाषा को भी बताएंगे। तो सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। तो सांख्यिकी शब्द की अंग्रेजी स्टैटिक्स होती है, जो लैटिन भाषा के शब्द स्टैट से लिया गया है, जिसका अर्थ आंकड़ों का समूह होता है। इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद तुरंत हम लिखेंगे सांख्यिकी की परिभाषा। ठीक है, जो मेन हेडिंग होती है उसको आप सभी हमेशा बीच में लिखा करिए, गैप देकर। ठीक है, गैप देकर लिखेंगे तो उससे क्या है, आसानी से हेडिंग को देखना और समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सांख्यिकी की परिभाषा। यहाँ मैंने बीच में नहीं न लिखकर साइड में लिखा है, बीच में लिखना चाहिए था, गलती हो गया। आगे देखते हैं सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिनमें संख्यात्मक विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, व्याख्या और प्रस्तुति, विभिन्न विधियों के माध्यमों का अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। इस तरीके से या आप एक देख सकते हैं, या अथवा करके, यदि आपको यह ना याद हो तो अथवा करके एक और है, सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी, वह भी आप दे सकते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से एकत्र किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है, वही हमारा सांख्यिकी कहलाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायदर्श। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैंपल। तो सैंपल क्या होता है, यहाँ आपको न्यायदर्श से ही समझ आएगा। तो न्यायदर्श को निदर्शक भी कर सकते हैं, सैंपलिंग भी कर सकते हैं, प्रतिदर्शक भी कर सकते हैं। तो न्यायदर्श क्या है, न्यायदर्श से तात्पर्य समग्र में चुने हुए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह है। यदि आपको किसी वस्तु की गुणवत्ता देखनी है तो आप सभी वस्तुओं को एक एक करके नहीं चेक करते हैं, बल्कि एक दो सैंपल को देखकर आप समझ लेते हैं कि सभी वस्तुएं इसी प्रकार से होंगी। तो यही होता है न्यायदर्श या सैंपलिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप ग्रोसरी के शॉप पर जाते हैं, अगर आपको कुछ लेना होता है, जैसे चावल ही लेना होता है, तो चावल तो आप पूरा चावल देखते नहीं हैं, एक एक चावल देखने के लिए क्या करते हैं, एक मुट्ठी भर सैंपल लेते हैं। जो एक मुट्ठी भर निरीक्षण जांच करने के लिए जो चीज़ लेते हैं, चावल एक मुट्ठी, तो वही हमारा क्या होता है, न्यायदर्श होता है, सैंपलिंग होता है। सैंपल के अनुसार हम समझ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि जो यह चावल है पूरी वह इसी प्रकार से होंगी। आगे देखते हैं, अब न्यायदर्श अनुसंधान विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण समग्र में से कुछ नमूना, यही चीज़ मैंने बताया कि कुछ नमूना, हम जैसे चावल का एग्जाम्पल हम लिए हैं, कुछ नमूना अथवा न्यायदर्श चुन लिया जाता है। ये न्यायदर्श समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हम ये सैंपल लेते हैं वही हमारा क्या करते हैं, समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चुने हुए न्यायदर्शों का अध्ययन करके संपूर्ण का निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इतना आसान है, मतलब न्यायदर्श आप सभी अगर एक बार समझ लिए तो लिखना बहुत ही आसान होगा। आगे उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, यदि हम अनाज की किस्म की जानकारी चाहिए तो उसके लिए पूरे अनाज की जगह एक मुट्ठी भर नमूना देख लेते हैं। ठीक है, हमें पूरे अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मुट्ठी अगर हमने देख लिया तो हम क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, गणना कर लेते हैं कि इसी प्रकार से पूरा अनाज होगा। आगे देखेंगे, सी है क्वेश्चन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। तो CPI क्या है, तो देखते हैं, जो निर्देशांक या सूचकांक किसी स्थान के वर्ग विशेष के व्यक्तियों पर पड़ने वाले मूल्य परिवर्तन के प्रभाव का माप करने के लिए बनाए जाते हैं, वे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या निर्वाह व्यय निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसे आप निर्वाह व्यय निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में निर्वाह व्यय निर्देशांक पूछ रहा है तो आप यही जवाब देंगे, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछ रहा है तो भी आपका यही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये निर्देशांक किसी स्थान विशेष या वर्ग विशेष या दोनों के व्यक्तियों के निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तनों की दिशा और मात्रा को प्रकट करते हैं। इन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, EPI, ठीक है, CPI, सॉरी CPI। आगे देखेंगे DS, सांख्यिकी माध्य से आप क्या समझते हैं? तो सांख्यिकी माध्य, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल एवरेज? तो सांख्यिकी माध्य होता क्या है? तो किसी समंक श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है तथा जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, सांख्यिकी माध्य या माध्य कहलाता है। आगे देखेंगे हम, अथवा करके है, अथवा करके आप एक ये भी लिख सकते हैं, दूसरा अथवा करके आप ये भी बता सकते हैं कि सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी के पद माध्य मूल्य के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। माध्य वह मान है जो श्रेणी के समस्त समंकों का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य को प्रतिनिधि मूल्य, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तथा प्रथम दर्जे का औसत, एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर व स्थान संबंधी माप भी कह सकते हैं। अथवा करके आप ये भी बता सकते हैं। यदि आपको दोनों में से कोई एक याद हो रहा है या समझ आ रहा है तो आप एक लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चनल। अब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन ये है, 5वां, सहसंबंध से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय कोरिलेशन? तो सहसंबंध का मतलब दो चरों के बीच संबंध, प्रायः दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक श्रेणी में परिवर्तन होने से दूसरे श्रेणी में भी परिवर्तन होगा। दोनों समंक श्रेणी में परस्पर अन्योन्यता, इंटर डिपेंडेंस रहती है, तो दोनों समंक श्रेणियों में कार्य कारण संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप हो तो ये सहसंबंध कहलाएगा। तो सहसंबंध से तात्पर्य आप सभी देख लिए। आगे चलते हैं अब सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में 8 प्रश्न में से आपको 5 करना है, तो 5 करने हैं और वर्ड लिमिट आपका 100 है, यानी मतलब आप 1 से 1.5 पेज के बीच में आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को 4 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत संक्षेप में समझा जा सकता है। तो सांख्यिकी का महत्व है, पहला यहाँ पे इस प्रकार आप एक चार्ट बनाकर बता भी सकते हैं कि सांख्यिकी का महत्व जो है, पहले व्यापार, उद्योग व वाणिज्य में महत्व, फिर अर्थशास्त्र में महत्व, फिर आर्थिक नियोजन में महत्व, फिर शासन प्रबंध में महत्व और अन्य महत्व। आप अगर यदि अपने आंसर्स में किसी भी टॉपिक्स के आंसर्स को इस तरीके से अगर चार्ट वगैरह बनाकर लिखते हैं तो वह आंसर एक बहुत ही बेटर आंसर होता है, ठीक है। एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है कॉपी, वह आपके आंसर्स के लिखने के तरीकों को ही देखकर वो समझ जाता है कि हाँ, इसने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट लिखा है, मतलब सही लिखा है और लिखने का तरीका इसका ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट वगैरह भी बनाकर अपने बातों को समझा सकते हैं। आगे देखते हैं, अब एक एक करके जो इस तरीके से 4-5 हमने बताया, अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन वेरी शॉर्ट नहीं है। वेरी शॉर्ट रहता तो इतने ही करके छोड़ देते, लेकिन अभी ये इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी बतानी है, तो हम बताएंगे एक एक करके। तो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व किस तरीके से होता है, पहले हम यहाँ देखते हैं। तो उद्योग और व्यापार की कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए व्यवसायी कार्यकर्ता एवं निर्माणकर्ता को सांख्यिकी रीतियों व अनेक उनके प्रयोगों का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वे तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित समस्याओं को कुशलता एवं क्षमता के साथ हल कर सकते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का देश के विकास हेतु आंकड़ों का प्रयोग देश के आर्थिक आयोजन पर बहुत प्रभाव डालता है। फिर तीसरा है शासन प्रबंध में महत्व। तो शासन प्रबंध में सांख्यिकी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं। क्योंकि सांख्यिकी शासकों मतलब राज्य की आँख होती है, और अशिक्षित, शिक्षित, स्त्री पुरुष, चोरी डकैती आदि की क्या स्थिति है, इसका ज्ञान आंकड़ों द्वारा शासक वर्ग को होता है। तो यह पहले होता था जब राजाओं का शासन होता था। अब आज देखते हैं। फिर दूसरा है बजट का आधार सांख्यिकी है। तीसरा है आंकड़ों से ही सरकारी विभागों व मंत्रालयों को निरीक्षण द्वारा कार्य कुशलता का माप किया जाता है।
चौथा है देश की विभिन्न नीतियों का निर्धारण और उनकी सफलता का मूल्यांकन समंकों के आधार पर होता है। फिर चौथा आप देखेंगे अन्य तत्व महत्व या अन्य बातें। तो अन्य तत्व महत्व में देखेंगे, पहला है सामाजिक दृष्टि से महत्व। तो सामाजिक दृष्टि में महत्व क्या है, समाज में हो रहे दोषों व कुरीतियों, कुरीति मतलब बेरोजगारी आदि के संबंध में आंकड़ा प्राप्त कर उसका निवारण किया जा सके। दूसरा है कृषि व अनुसंधान के लिए उपयोगी, कृषि क्षेत्र में खाद, सिंचाई, उपज आदि तथा वर्षा भौगोलिक स्थिति का अनुमान सांख्यिकी द्वारा ही संभव है। तीसरा है भूतकालीन ज्ञान व अनुभव की सुरक्षा, सांख्यिकी द्वारा आंकड़ों का एकत्रण भविष्य की रूपरेखा में सहायक होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब 2 का बी है प्रचाल और प्रतिदर्शक के बीच अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स। तो इसमें पैरामीटर और सैंपल स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है यह देखेंगे। तो प्रचाल और प्रतिदर्शक हेडिंग डालने के बाद इसका हम परिचय लेंगे। पहले कि होता क्या है, तो किसी समूह की विशेषताओं को प्रायः मध्यमान, माध्यिका, प्रमाणिक विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो समूह के दो प्रकार के होते हैं, पहला संपूर्ण समूह या जनसंख्या, दूसरा प्रतिदर्श, न्यायदर्श, नमूना समूह या जनसंख्या से छांटे गए छोटे समूह। फिर हम देखेंगे आगे इसी में कि प्रतिदर्शों का अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षों से जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। जिस तरह प्रतिदर्शों का अध्ययन करके उसकी वर्णनात्मक मापों की गणना की जाती है, ठीक उसी प्रकार जनसंख्या की वर्णनात्मक मापों की गणना भी की जा सकती है। अब प्रचाल व प्रतिदर्श में अंतर देख लेंगे। यह तक परिचय था ऊपर। अब प्रचाल और प्रतिदर्श में अंतर देखने के लिए प्रचाल पहले देखेंगे। तो प्रचाल जो है संपूर्ण जनसंख्या के लिए विद्यमान मापों को प्रचाल कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। तो प्रचालों को प्रायः ग्रीक संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं या रोमन संकेताक्षरों से नीचे जैसे पॉपुलेशन लिखना है तो POP डॉट लगा देते हैं, लिख देते हैं। तो ये पॉपुलेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। आगे देखते हैं प्रतिदर्शक। प्रतिदर्शक क्या होता है, प्रतिदर्शक के लिए ज्ञात की जाने वाली मापों को प्रतिदर्शक कहते हैं। प्रतिदर्शक को रोमन अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो रोमन अक्षरों से व्यक्त करते हैं तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिदर्शक के संकेताक्षर हैं और उनको रोमन अंक में प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्णनात्मक मापांक जो होता है, जैसे आकार, यदि आकार बताना हो तो हम प्रतिदर्शक में यहाँ पे देखिए, यदि आपको आकार बताना है तो प्रतिदर्शक में आकार बताने के लिए N यूज करते हैं और प्रचाल बताने के लिए कैपिटल N यूज करते हैं। मध्यमान मीन बताना हो तो M से बताते हैं। यदि प्रचाल संकेताक्षर बताना है तो म्यू और M की जगह M के नीचे यहाँ पर पॉप लिख देते हैं। ये POP पॉप, ये पॉपुलेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद मानक विचलन का S से, और इसका ये स्मॉल सिग्मा इसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसरण जो है S स्क्वायर, तो यहाँ पे ये स्मॉल सिग्मा स्क्वायर कर देते हैं। सहसंबंध कोरिलेशन R से दर्शाते हैं, स्मॉल r से। यदि प्रचाल में आपको दर्शाना हो तो प्रचाल में आपको R पॉप लिखना पड़ेगा, पॉपुलेशन में बताना होगा। आगे हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। तो व्यवहार में प्रतिदर्शों की ही गणना की जा सकती है और उन्हीं की सहायता से जनसंख्या के प्रचालों का अनुमान लगाना पड़ता है। इसे ही सांख्यिकी अनुमान कहते हैं। जिन सांख्यिकी विधियों से प्रचालों का अनुमान लगाया जाता है उन्हें अनुमानात्मक सांख्यिकी भी कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी का आंसर। तो समंकों के बिंदु रेखी प्रदर्शन का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ निम्न बिंदु को समझ सकते हैं। तो पहला है सांख्यिकी विश्लेषण। हम पहले सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे कि डाटा को किस तरीके से दर्शाया जाए। तो बिंदु रेखी प्रदर्शन से सांख्यिकी तथ्यों का
विश्लेषण आकर्षक अथवा सरल हो जाता है। फिर दूसरा है काल श्रेणी व आवृत्ति वितरणों का प्रदर्शन करने में उपयुक्त साधन है। तीसरा है अंतरण व पूर्वानुमान में सुविधा, इसमें गणना के लिए सूत्रों की जरूरत न के बराबर होती है। फिर तीसरा है व्युष्टक एवं मध्यका का ज्ञान सरलता से प्राप्त। फिर पांचवा है बहुगुणी समंकों की तुलना। तो अब यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट छठा ऐतिहासिक एवं कालिक सूचनाएं। फिर सातवां बिंदु रेखा समंकों की कहानी सरल रूप में चित्रित कर देती है। फिर आठवां संख्यात्मक तथ्यों आंकड़ों या समंकों को सरल स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उचित है। नवां समंकों के बीच प्रदर्शित चित्र के माध्यम से तुलना करने में आसान। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी देखेंगे। डी क्या है, निम्न समंकों से माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फाइंड आउट मीन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग्स डाटा। तो यहाँ पे डाटा ये दिया हुआ है, आपको सोल्यूशन में याद देना होगा कि गिवन में क्या दिया है। जैसे गिवन डाटा जो है हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर। फिर फाइंड आउट क्या करना है, मीन और मोड को फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न में दी हुई श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी है जिसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए यदि आपको मीन निकालना है तो हम पूरे जो आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों का हम योग टोटल करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने योग टोटल किया है, तो योग इसका टोटल जो आया है 50 आया है टोटल। तो समांतर माध्य मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समस्त पदों की संख्या बटे पदों की संख्या लिख देते हैं। तो ऊपर समस्त पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, समीशन x से, और पदों की संख्या n से। तो समीशन बार जो है समांतर माध्य होता है, समीशन x जो है समस्त पदों की कुल संख्या होती है, और n जो है पदों की संख्या। इस तरीके से हमने जो ऐड किया था वो 50 आया, और कुल टोटल डाटा पदों की संख्या क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमारा समांतर माध्य जो होगा x बार जो मीन होगा, यह x बार जो है यह मीन है 5 आया। ऐसे ही बहुलक हम देखेंगे तो मोड, उसके बाद मोड निकालेंगे। तो प्रश्न में दी हुई श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी है जिसे हम बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण विधि का प्रयोग कर हल करेंगे। तो हल करने के लिए यहाँ पे बताते हैं कि श्रेणी में जिस पद की बारंबारता अधिक है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इस श्रेणी को देखने पर पता चलता है कि 5 संख्या सबसे अधिक बार आई है, अतः बहुलक 5 है। तो आपका यहाँ पर मीन और मोड दोनों सेम आएगा, क्योंकि आप चाहे मीन मीडियन मोड निकालिए, आपका एक जैसा ही आंसर आता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी के 2 का ई देखेंगे, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। तो प्रश्नावली और सूची में अंतर इस तरीके से आप बता सकते हैं, कॉलम बनाकर आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक में प्रश्नावली का लिखिए और एक में अनुसूची का लिखिए। तो यहाँ पे कुछ बिंदुएं जो है प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर को बताती हैं इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 करके आप सभी लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाता है, आपका एक ही बार में कवर हो जाता है और अच्छे से समझ भी आ जाता है कि हाँ क्या डिफरेंस आपस में दोनों में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के एफ का देखते हैं। तो कैलकुलेट लार्ज वैल्यू फॉर द फॉलोइंग्स। फॉलोइंग्स मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी दिया है आपको, लेकिन आपको अभी जो बिगेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, वह आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन इस तरीके से करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो गिवन में दिया है 0.75 है, जिसको हम विस्तार गुणांक कहते हैं, और स्मॉलेस्ट वैल्यू छोटा मूल्य जो है वो 10 दिया है। तो यहाँ पर आपको r बराबर 0.75, s बराबर 10, l बराबर, अभी आपको l जो है लार्ज वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो पुट इन फॉर्मूला, इन सबको हम फॉर्मूला में रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, विस्तार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर l माइनस एस। तो अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है, तो अब हमारा विस्तार गुणांक हमें दिया था, लेकिन हम लोगों को अधिकतम मूल्य नहीं दिया था और न्यूनतम मूल्य दिया था। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला में रख के यहाँ पे माइनस प्लस करके यहाँ हम इस तरीके से
लार्ज वैल्यू जो है निकाल लेंगे, अधिकतम मूल्य हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे बड़े मूल्य का मान इतना, छोटे मूल्य का मान इतना, फिर विस्तार गुणांक इतना, ये लास्ट में आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी, सहसंबंध तथा सामिश्र में अंतर। तो सामिश्र को प्रतिगमन ही कहते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में हम इस तरीके से कुछ बिंदुओं के अनुसार हम अंतर देख सकते हैं। तो प्रकृति और मात्रा के अनुसार देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद कारण परिणाम संबंध से देख लेंगे अंतर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, एच काल श्रेणी के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो काल श्रेणी जो होता है टाइम सीरीज, उसके संगठक कौन कौन है। तो निम्नलिखित 3 रूप होते हैं, पहला दीर्घकालीन प्रवृत्ति, दूसरा अल्पकालीन उच्चावचन और तीसरा दैव या अनियमित उच्चावचन। तो एक एक करके इन सब का डिटेल हम यहाँ दे देंगे। आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि आप सभी जो हेडिंग है उस हेडिंग को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि किसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तभी आप अपने आंसर को सटीक तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आएंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 दिए हैं, जिसमें से 2 आपका थ्योरी है और 2 आपका वेरिएशन है। तो आप सभी को यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूची के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ शेड्यूल। अनुसूची के बारे में पूछा है, तो पीवी यंग के अनुसार अनुसूची होती क्या है, पहले हम यह बताएंगे। तो अनुसूची एक गणनात्मक उपकरण है जो औपचारिक व मानकीकृत पूछताछ जांच में परिमाणात्मक प्रतिनिधित्वात्मक सामग्री में समान सहायता के उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती है। आगे देखेंगे अनुसूची के प्रकार निम्नलिखित है। तो अनुसूची के प्रकार क्या है, पहला है अवलोकन अनुसूची, दूसरा साक्षात्कार अनुसूची, तीसरा प्रलेख अनुसूची, चौथा मूल्यांकन अनुसूची और 5वां संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। तो हम इनको आगे डिटेल में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुसूची के बारे में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक एक करके इनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरा डिटेल देना होगा इस तरीके से। ये लास्ट है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। फिर अब हम देखेंगे निम्नलिखित उपयुक्त प्रकारों से अनुसूची की कुछ विशेषताएं भी सम्मिलित हैं जो इस प्रकार से हैं। तो हम यहाँ विशेषता भी बताएंगे इसकी। पहले अनुसूची क्या है उसका परिचय देंगे, फिर अनुसूची कितने प्रकार के होते हैं वो उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद अनुसूची की विशेषता को भी हम बताएंगे, क्योंकि यह लॉन्ग आंसर टाइप है तो इसमें सभी कुछ हमें बताना होता है, सब कुछ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का बी, केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसको मापने की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इसको आपको बताना है, और इसके मेथड्स को भी बताना है। मेजरमेंट करने के जो प्रकार है, मेथड है, तरीके हैं, उनको बताना है। तो पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय को देख लेंगे। तो किसी समंक श्रेणी में एक से ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है तथा जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, सांख्यिकी माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण समंक श्रेणी के पद माध्य के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। संक्षेप में माध्य वह मान है जो श्रेणी के समस्त समंकों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आगे देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप या रीतियां क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने के लिए इन 3 रीतियों का इस्तेमाल किया जाता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन रीतियों में सभी तरीके विशिष्ट या केंद्रीय मूल्य का अलग संकेतक देते हैं। आगे इसी में हम देखेंगे फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, पर्यवेक्षणों
के समूह का आदर्श मूल्य प्रस्तुत करते हैं। प्रकीर्णन के माप जैसे विस्तार, मानक विचलन, माध्य विचलन, प्रसरण तथा विचरण गुणांक एवं लॉरेंज वक्र आदि आंकड़ों की आंतरिक विषमताओं को दर्शाते हैं। संबंध के माप दो या दो से अधिक घटना जैसे वर्षा तथा बाढ़ की घटना, साहचर्य की गहनता को प्रस्तुत करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम इस तरीके से अब समझ लेंगे। ठीक है, समझने के बाद यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सांख्यिकी औसत के नाम से भी जानते हैं। तो यह औसत इस तरीके से माध्य, माध्यिका और बहुलक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि निम्न सारणी से प्रमाप विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसके कैलकुलेशन इसका करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा मेथड और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप सभी यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉल्व हुआ है। प्रमाप विचलन तथा इसका विचलन गुणांक यहाँ पर हमने निकाला है। इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यह क्या था, जो आपका डाटा था वो से कम था, तो से कम था तो से कम का या से अधिक का मतलब क्या होता है, आपको इसका पहले वर्ग अंतराल बनाना होगा। जैसे कि 10 से कम को हम किस तरीके से बनाएंगे, 0 से 10, फिर 20 से कम 10 से 20, 30 से कम 20 से 30, इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम इसका मध्य मूल्य निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें मध्य मूल्य नहीं पता, मध्य मूल्य निकालेंगे। फिर मध्य मूल्य के बाद हम इस एम और एफ, एम बी और एफ जो है यहाँ पर इसका मूल्य निकालेंगे। फिर मूल्य निकालने के बाद हम यहाँ पर मीन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मीन निकला हुआ है, ये वाला जो है आपका ये मीन निकला हुआ है। फिर मीन का ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। मीन का ही यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, स्क्वायर करने के बाद इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल देखिए इस तरीके से है। यह कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही स्पीड की ज़रूरत है। ठीक, फॉर्मूला के साथ साथ स्पीड भी होना चाहिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल सारा किया हुआ है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। मीन किस तरीके से निकालते हैं, तो मीन का निकालने का तरीका है समीशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एफ एक्स जो भी आपका दिया हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर मीन निकालने के बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रमाप विचलन क्या है उसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से दिया है। ठीक, उसके बाद कोफिशिएंट एस डी जो है आपका विचरण गुणांक जो आपको निकालना था, तो विचरण गुणांक के लिए यह फॉर्मूला यूज किए हैं। उसके बाद यहाँ आपका पूरा आंसर आएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से बता देंगे कि आपका प्रमाप विचलन, माध्य माप और विचरण गुणांक क्या है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। निम्न समंकों में न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दोनों सहसम्मिश्र समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सहसम्मिश्र समीकरण यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। दोनों का मतलब है कि एक्स पर और वाई पर। ये जो आपका न्यूनतम वर्ग रीति है ना, वो एक्स, एक बार एक्स का मान पूछता है, एक बार वाई का मान पूछता है। तो हम देखेंगे यह थोड़ा आसान भी होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है निकालने के लिए। तो एक्स का मान यहाँ पे आपको एक्स के कुछ पद दिए हुए हैं और वाई के कुछ पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहले हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए, आपको यदि हिंदी ना समझ आ रही हो तो आप इंग्लिश इसका देख सकते हैं। तो इंग्लिश देखने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रतिगमन समीकरण या साम्यश्र समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तालिका बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। ठीक, तो सारणी बनाने के बाद यहाँ पे हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। x और y की वैल्यू को क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो रहा है। पहले हम x और y की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे। फिर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करने के बाद इसका टोटल कर देंगे। फिर एक बार x और y को आपस में हम यहाँ गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा करने के बाद x और y का भी हम टोटल एक साथ ले लेंगे। तो गिवन में हमें क्या मिला, यहाँ पर इस सारणी को निकालने के बाद हमें क्या मिला, समीशन x 30 मिला, समीशन y 40 मिला, समीशन x स्क्वायर 217, समीशन y स्क्वायर 340 और
समीशन एक्स वाई जो है आपका 214 है और जो एन है पदों की संख्या वो 5 है, एन की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर निकालने के तरीका। तो फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स जो है एक्स पर, तो एक्स बराबर ए प्लस बी वाई एंड वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, यह एक्स के लिए है, ये एक्स पर है और ये वाई पर है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन प्रतिगमन समीकरण ऑफ वाई, वाई का एक्स पर मान, तो वाई पर एक्स का समीकरण इस तरीके से बनेगा, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। तो ए प्लस बी एक्स को यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको निकालने के लिए वाई बराबर ए प्लस बी एक्स को सॉल्व निकालने के लिए इसका मान हम क्या करेंगे, पहले दो समीकरण बनाते हैं। समीशन वाई बराबर एन ए प्लस बी समीशन एक्स, तो यहाँ पे ये पहला समीकरण बनेगा, इसका वैल्यू हम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। तो ये पहला समीकरण बन गया। उसके बाद हम एक और समीकरण बनाएंगे, समीकरण दो यहाँ पर क्या होगा, समीशन एक्स वाई बराबर ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम ये समीकरण 2 बना देंगे। फिर उसके बाद हमें समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरण में से किसी एक का मान समान करना होता है। एक वैल्यू को हमें दोनों समीकरण में समान करना होता है। तो एक जोड़ा जब तक हम समान नहीं करेंगे हम तब तक समीकरण को माइनस या घटा नहीं सकते, क्योंकि वैसे हमारा कोई एक जो ए और बी में है वह एक वैल्यू निकल नहीं पाएगी। जब तक एक की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे तब तक दूसरी नहीं निकल सकती। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को एक दूसरे से समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब अगर हम 6 से गुणा करेंगे, देखिए समीकरण 2 में 30A यहाँ आपका दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात होगा कि जो ऊपर समीकरण 1 था इसमें जो 5 है, यहाँ 5A है, यदि हम 5A में 6 से गुणा कर दें तो 30A आ जाएगा, मतलब एक पद हमारा बराबर हो जाएगा। साथ में ही आपको सिर्फ 5A में नहीं, समीकरण 1 में करना है। तो समीकरण 1 में करने का मतलब है समीकरण 1 में जितने भी पद दिए हैं सभी में 6 का गुणा होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर 6 का गुणा करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, 240 बराबर 30A प्लस 180B। तो ये हमारा क्या बन जाता है, समीकरण 3 बन जाता है। तो समीकरण 3 यहाँ बन गया इस तरीके से। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं तो हमें घटाने पर हमें ये बी का मान प्राप्त होगा। ठीक है, बी का मान अब प्राप्त हो गया। तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें ए का मान प्राप्त होगा। तो ए का मान यहाँ हमें प्राप्त हो गया। अब ए और बी का मान प्रतिगमन समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स में हम रखने पर, तो यहाँ हम a प्लस बी एक्स में हम यहाँ इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ हमें इस तरीके से मिल गया। अब है x का y पर प्रतिगमन समीकरण x ऑन y। तो x ऑन y, जब y ऑन x करेंगे तो यह इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और लेकिन जब x पर x का y पर, तो इस फॉर्मूला का x बराबर a प्लस बी वाई का मान हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला उसी तरीके से x का भी निकलेगा, बस यहाँ जो मान है वो अलग हो जाएंगे। इस तरीके से वही तरीका होगा। ठीक, दोनों समीकरण के किसी एक वैल्यू को समान रखेंगे, फिर घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ पर फिर हम किसी एक में बी का मान हमें जो मिला है बी का मान रखेंगे। फिर बी का मान रखने के बाद हमें ए का मान प्राप्त होगा। फिर ए का मान प्राप्त करने पर ए और बी का मान हम प्रतिगमन समीकरण एक्स का वाई पर, जो एक्स बराबर ए प्लस बी वाई है, उस पर रखेंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद हमें प्राप्त हुआ क्या, एक्स और वाई का मान प्राप्त हमें होगा। एक्स का जो है 16.4 माइनस 1.3 वाई, और वाई का जो मान है 3.8 प्लस 0.7 एक्स में प्राप्त हुआ। तो आप सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आपको आगे की वीडियो में चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को बता दिया जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और आप
आपको अगर PDF नोट चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।